दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में बुलाखीराम नाई और गंगाराम पटेल की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। और पटेल ने बुलाकी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाकी सामान लेने बाजार गया। उसने रास्ते में एक अनोखा दृश्य देखा। एक औरत अपने पति से बोल रही थी, आखिर तुम मुझे यह विद्या क्यों नहीं सिखाते? उसका पति बोला, अगर मैंने तुम्हें यह विद्या सिखाई तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। स्त्री ने कहा, तुम झूठ बोले रहे हो। जा वह आदमी जिरा ने तुम्हें यह विद्या सिखाई थी, सिखाने के बाद मर गया था। तुम कैसे मर जाओगे? कुछ भी हो, मैं तुमसे यह विद्या सीख कर ही रहेंगी। अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करके चिल्लाती रही और गाली गलौज करती रही। व्यापारी उसका यह हाल देखा तो उसने स्त्री को समझाया, तू बेकार जिद करती है। यह विद्या तेरे सीखने योग्य नहीं है। स्त्री ने कहा, जब तक तुम मुझे यह भेद नहीं बताओगे मैं खाना पीना छोड़े रहूंगी और इसी प्रकार चिल्लाती रहूंगी। इस घर व्यापारी तनिक क्रोधित हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, यदि मैं तेरी बात मान लूंगा तो तू विधवा हो जाएगी। मैं मर जाऊंगा। स्त्री ने कहा, तुम जियो या मरो मेरी बला से, लेकिन मैं तुमसे यह सीख कर ही रहूंगी कि पशुओं की बोली कैसे समझी जाती है। व्यापारी ने जब देखा कि वह महामुखा अपना हठ छोड़ ही नहीं रही है तो उसने अपने और ससुराल के रिकोदारी को बुलाया ताकि से उस स्त्री को अनुचित हठ लोड़ने के लिए समझाएं। उन लोगों ने भी उस मूर्ख स्त्री को हर प्रकार समझाया, लेकिन वह अपनी जिद से न हटी। उसे इस बात की बिल्कुल चिंता न थी कि उसका पति मर जाएगा। बुलाकी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। पटेल जी ने पूछा, क्या बात है भाई बुलाकी, तू आज फिर किसी चिंता में पड़ गया ऐसा लगता है। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाकी ने बात छेड़ी, पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूँ। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर। फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। फिर बुलाकी ने सारा हाल पटेल जी को कह सुनाया। पटेल जी बुलाकी की बात का उत्तर देते हुए बोले, बुलाकी यहाँ से 25 कोस दूर एक गांव है, वहाँ एक बड़ा व्यापारी था। गांव में जिसके पास बहुत से मकान, पालतू पशु और कारखाने थे। एक दिन वह अपने परिवार सहित कारखानों, मकानों और पशुशालाओं आदि का मुआयना करने के लिए गांव में गया। उसने अपनी एक पशुशाला भी देखी जहां एक गया और एक बैल बंचे हुए थे। उसने देखा कि व्यापारी पशु पक्षियों की बोली समझता था, इसलिए वह चुपचाप खड़ा होकर दोनों की बातें सुनने लगा। बैल गधे से कह रहा था, तू बड़ा ही भाग्यशाली है जो मालिक तेरा इतना ख्याल रखता है। खाने की दोनों समय जी और पीने के लिए साफ पानी मिलता है।
इतने आदर साकार के बदले तुहा से केवल यह काम लिया जाता है कि कभी मालिक तेरी पीठ पर बैठकर कुछ दूर राफर कर लेता है। और तू जितना भाग्यवान है, मैं उतना ही अभागा हूँ। मैं सरवरा होते ही पीठ पर हल लाद कर जाता हूँ। यहाँ दिन भर हलवाते मुझे हल में जीत कर चलाते हैं। गधे ने यह सुनकर कहा, ऐ भाई, तेरी बातों से लगता है कि सचमुच तुझे बड़ा कष्ट है। किंतु सच तो यह है कि तू यदि मेहनत करते करते मर भी जाए तो भी ये लोग तेरी दशा पर उरस नहीं खाएंगे। आठ तू एक काम कर, फिर तुझसे इतना काम नहीं लिया जाएगा और सुख से रहेगा। ऐसा क्या करूं मित्र? उत्सुकता से बैल ने पूछा। बैल के पूछने पर गधे ने कहा, तू झूठ मूठ का बीमार पड़ जा। एक शाम की दाना भूसा मत खा और अपने स्थान पर इस प्रकार लेट जा कि अब मरा कि उब मरा। दूसरे दिन सुतरह जब हलवाहा बैल को लेने के लिए पशुशाला में पहुंचा तो उसने देखा कि रात की लगाई सानी ज्यों की त्यों रखी है और बैल धरती पर पड़ा हाँफ रहा है। उसकी आंखें बंद है और उसका पेट फूला हुआ है। हलवाहे ने समझा कि बैल बीमार हो गया है। यही सोचकर उसने उसे हल में न जीता। उसने व्यापारी को बैल की बीमारी की सूचना दी। व्यापारी यह सुकर जान गया कि बैल ने गधे की शिक्षा पर अमल करके स्वयं को रोगी दिखाया है। उसने हलवाहे से कहा, आज गधे को हल में जोत लो। तब हलवाहे ने गधे को लल में जीतकर उससे सारा दिन काम लिया। इधर बैल दिन घर बड़े आराम से रहा। यह नांद की सारी सानी खा गया और गधे को दुआएं देता रहा। जब गधा गिरता पड़ता खेत से आयाती बैल ने कहा, भाई तुम्हारे उपदेश के कारण मुझे बड़ा सुख मिला। गया थकान के कारण उत्तर न दे सका और आकर अपने स्थान पर गिर पड़ा। यह मन ही मन अपने को चिक्कारने लगा, अभागे, तूने बैल को आराम पहुंचाने के लिए अपनी सुख सुविधा में व्यवधान डाल दिया। दूसरे दिन व्यापारी रात्रि भोजन के पश्चात अपनी पानी के साथ गमे की प्रतिक्रिया जानने के लिए पशुशाला में जा बैठा और पशुओं की बातें सुनने लगा। गधे ने बैल से पूछा, सुबह पाब हलवाहा तुम्हारे लिए दाना घास लाएगा तो तुम क्या करोगे? जैसा तुमने कहा वैसा ही करूंगा, बैल ने उत्तर दिया। इस पर गधे ने कहा, नहीं, ऐसा मत करना वरना जान से जाओगे। शाम को लौटते समय हमात ध्वामी तुम्हारे हलवाहे से कह रहा था कि कल किसी कसाई और चर्मकार को बुला लाना और बैल जो चीमार हो गया है उसका मांस और खाल बेच डालना। मैंने जो सुना था वह मित्रता के नाते बता दिया। अब तेरी इसी में भलाई है कि सुबह तेरे आगे चारा डाला जाए तो तू जैसे जल्दी से उठकर खा लेगा और स्वस्थ बन जाना। फिर हमारा स्वामी तुड़ो स्वस्थ देखकर तुझे मारने का इरादा छोड़ देगा। यह बात सुनकर बैल भयभीत हो गया। भाई, ईश्वर तुझे सदा सुखी रखे। तेरे कारण मेरे प्राण बच गए। अब मैं वही करूंगा जैसा तूने कहा है। गधे और बैल की बातें सुनकर व्यापारी ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसकी स्त्री को इस बात से बड़ा आक्ष हुआ। यह पूछने लगी कि तुम अकारण ही क्यों हंस पड़े? व्यापारी ने कहा, यह बात बताने की नहीं है। मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि मैं चैत और गधे की बातें सुनकर हंसा है। स्त्री ने कहा, मुझे भी वह विधा सिखाओ जिससे तुम पशुओं की बोली समझा लेते हो। इस पर व्यापारी ने इनकार कर दिया। श्री बोली, आखिर तुम मुझे यह क्यों नहीं सिखाते?
व्यापारी बोला, अगर मैंने तुम्हें यह विद्या सिखाई तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। स्त्री ने कहा, तुम झूठ बोले रहे हो। जा वह आदमी जिरा ने तुम्हें यह विद्या सिखाई थी, सिखाने के बाद मर गया था। तुम कैसे घर जाओगे? कुछ भी हो, मैं तुमसे यह विधा सीख कर ही रहेंगी। अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर यह व्यापारी की रात्रि घर में आ गई और अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करके रात भर चिल्लाती रही और गाली गलौज करती रही। व्यापारी रात को तो किसी तरह सो गया, लेकिन दूसरे दिन भी यही हाल देखा तो उसने स्त्री को समझाया, तू बेकार जिद करती है, यह विद्या तेरे सीखने योग्य नहीं है। स्त्री ने कहा, जब तक तुम मुझे यह भेद नहीं बताओगे मैं खाना पीना छोड़े रहूंगी और इसी प्रकार चिल्लाती रहूंगी। इस घर व्यापारी तनिक क्रोधित हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, यदि मैं तेरी बात मान लूंगा तो तू विधवा हो जाएगी। मैं मर जाऊंगा। स्त्री ने कहा, तुम जियो या मरो मेरी बला से, लेकिन मैं तुमसे यह सीख कर ही रहूंगी कि पशुओं की बोली कैसे समझी जाती है। व्यापारी ने जब देखा कि वह महामुखा अपना हठ छोड़ ही नहीं रही है तो उसने अपने और ससुराल के रिकोदारी को बुलाया ताकि से उस स्त्री को अनुचित हठ लोड़ने के लिए समझाएं। उन लोगों ने भी उस मूर्ख स्त्री को हर प्रकार समझाया, लेकिन वह अपनी जिद से न हटी। उसे इस बात की बिल्कुल चिंता न थी कि उसका पति मर जाएगा। छोटे बच्चे मां की दशा देखकर रोने लगे। व्यापारी की समय में ही नहीं आ रहा था कि वह अपनी स्त्री को कैसे समझाए कि इस विधा को सीखने का हठ ठीक नहीं है। वह अजीब दुविधा में था, अगर मैं बताता हूँ तो मेरी जान जाती है और नहीं बताता तो मेरी स्त्री रो रो कर मर जाएगी। इसी उधेड़बुन में वह अपने घर के बाहर जा बैठा। तभी उसने देखा कि उसका कुत्ता उसके मुर्गे को मुर्गियों के साथ विहार करते देखकर गुर्राने लगा है। कुत्ते ने मुर्गे से कहा, तुझे लब्जा नहीं आती कि आज के जैसे दुखदाई दिन भी तू मौजम जा कर रहा है। मुर्गे ने कहा, आज ऐसी क्या बात हो गई कि मैं आनंद न करूं। कुत्ता बोला, आज हमारे स्वामी अति चिंतातुर है। उसकी स्त्री की गति मारी गई है और वह उसरो ऐसे भेद की पूछ रही है जिसे बताने से हमारा मालिक तुरंत ही मर जाएगा। लेकिन जब यदि वह उसे वह भेद नहीं बताएगा तो उसकी स्त्री रो रो कर मर जाएगी। इसी से सारे लोग दुखी हैं और तेरे अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो मौजमजे की बात भी सोचे। मुर्गा बोला, हमारा स्वामी मूर्ख है जो एक ऐसी स्त्री का पति है जो उसके अधीन नहीं है। मेरी तो 50 भूर्तियां हैं और सब मेरे अधीन हैं। अगर स्वामी मेरे बताए अनुसार काम करे तो उसका दुख अभी दूर हो जाएगा। कुत्ते ने पूछा, यह क्या करे कि उस मूर्ख स्त्री की समझ वापस आ जाए। गुर्गे ने कहा, हमारे स्यागी को चाहिए कि एक मजबूत डंडा लेकर उस कोठरी में जाए जहां उसकी रत्री चीख और चिल्ला रही है। दरवाजा अंदर से बंद कर ले और स्त्री की जमकर पिटाई करे। कुछ देर बाद उसकी सथी अपना हठ जोड़ देगी। मुर्गे की बात सुनकर व्यापारी में जैसे नई चेतना आ गई। वह उठा और एक मोटा गंडा लेकर उस कोठरी में जा पहुंचा जिसमें बैठी उसकी स्त्री चीख चिल्ला रही थी। दरवाजा अंदर से बंद करके व्यापारी ने स्त्री पर ठंडे बरसाने शुरू कर दिए। कुछ देर चीख पुकार करने पर भी जब स्त्री ने देखा कि हन्हे पड़ते ही जा रहे हैं तो वह घबरा उठी। वह पति के पैरों पर गिरकर कहने लगी, अब हाथ रोक लो, अब मैं कभी ऐसी जिद नहीं करूंगी।
इस पर व्यापारी ने हाथ रोक लिया और मुर्गे को मन ही मन धन्यवाद दिया, जिसके सुझाव से उसकी पानी नीचे राब्ते पर आ गई थी। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, बुलाकी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाकी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाकीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। और पटेल ने बुलाकी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाकी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। पटेल जी ने पूछा, क्या बात है भाई बुलाकी, तू आज फिर किसी चिंता में पड़ गया ऐसा लगता है। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाकी ने बात छेड़ी, पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूँ। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर, फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से यहाँ आ रहा था तब मैंने एक घर में देखने ही देखते उस घर में कोहराम मच गया। उस घर के पड़ोसियों ने उस घर की सेठानी को सांत्वना देने की बहुत कोशिश की, पर उसका मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसका रुदन बढ़ता ही गया। रुदन विलाप करते उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। तभी उसकी नजर रोते हुए काफूर पर पड़ी तो अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, काफूर, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जब मालिक ही नहीं रहे तो यह वैभव अब किस काम का? इस सब को तू मिट्टी में मिला दे। पटेल जी में ये सुनकर हैरान हो गया कि वहाँ क्या हो रहा था और वो आदमी कौन था जो कह रहा था सब खत्म कर दे, और बाद में क्या हुआ इस रहस्य से पर्दा उठाइए। बुलाकी की यह सारी बात सुन पटेल जी बोले, बुलाकी, यहाँ से कुछ दूर एक नगर है, वहाँ 100 साल पहले एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसके पास काफूर नाम का एक गुलाम था। व्यसरी था, उसे अपने सिद्धांतों पर चलना सबसे प्रिय था। उसकी देखा देखी काफूर ने भी अपना एक सिद्धांत बना लिया। उसका सिद्धांत था 6 महीने में एक छोटा सा झूठ और 12 महीने में एक बार कोई बड़ा झूठ बोलना। एक बार व्यापारी ने विदेश जाने की योजना बनाई, इसलिए उसने निश्चय किया कि सभी गुनाभा को बेच दिया जाए। यह काम उसने एक दलाल को सौंप दिया। उसके गुलामों में से काफूर नामक गुलाम को शहर के एक अमीर आदमी ने पसंद कर लिया। तब दलाल ने काफूर की तारीफ करते हुए कहा, सेठ जी, यह गुलाम बड़ा ही ईमानदार और निष्ठापूर्वक काम करने वाला है। यह तो बड़ी अच्छी बात है। अमीर ने कहा, क्या इसमें कोई बुराई भी है?
बस छोटी सी एक ही बुराई है सेठ जी की यह सिद्धांतवादी है। सिद्धांतवादी होना तो कोई बुरी बात नहीं है। इसमें क्या बुराई है? सेठ और अधिक खुश हुआ। मैं खुद सिद्धांतवादी हूँ और मेरा यह सिद्धांत है कि मैं बिना जांचे परखे कभी गुलाम नहीं खरीदता। और जब गुलाम को खरीद लेता हूँ तो उसके सुख दुख का पूरा ख्याल रखता हूँ। अब तुम मुझे इस गुलाम का सिद्धांत बताओ। क्या सिद्धांत है इसका? जवाब दलाल के बजाय गुलाम ने स्वयं दिया। मालिक, मेरा सिद्धांत यह है कि मैं 6 महीने में एक बार एक छोटा सा झूठ बोलता हूँ और 12 महीने में एक बार बड़ा झूठ बोलता हूँ। बस यह सुनकर व्यापारी खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, बस इतनी सी बात है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। झूठ कौन नहीं बोलता? हम लोगों को तो हर रोज ढेरों झूठ बोलना पड़ता है। झूठ के बिना तो व्यापार चल ही नहीं सकता। व्यापारी ने दलाल को गुलाम की कीमत अदा की और उसे अपने साथ ले गया। काफूर बहुत मेहनती गुलाम था। साथ ही वह व्यवहार कुशल भी बहुत था। वह अपने मालिक की हर आज्ञा का पालन करता था है। व्यापारी का कठिन से कठिन काम वह चुटकी बजाते कर दिखाता था। इतना ही नहीं, कई बार तो उसने उसे संकट से भी उबारा था। उसने अपने परिश्रम और ईमानदारी से अपने मालिक और मालकिन का दिल जीत लिया। वे दोनों काफूर के व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। इस प्रभाव का ही यह परिणाम था कि कुछ दिनों बाद ही उन्होंने काफूर को अपना निजी गुलाम बना लिया। एक बार व्यापारी के घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। व्यापारी ने उनके सम्मान में एक दावत का आयोजन किया। यह आयोजन व्यापारी ने अपने रंगमहल में किया था और यह स्थान शहर से बाहर था। दावत शुरू होने वाली थी कि तभी व्यापारी को ख्याल आया कि वह अपना सोने का अतरदान तो घर पर ही भूल गया है। उसने काफूर को बुलाकर उससे तुरंत घर जाकर अतरदान लेकर आने के लिए कहा। मालिक का आदेश पाकर काफूर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। काफूर को इस व्यापारी के यहाँ गुलामी करते हुए आज 6 महीने पूरे हो रहे थे। रास्ते में उसे याद आया कि अपने सिद्धांत के अनुसार उसे आज ही कोई छोटा सा झूठ बोलना चाहिए। काफूर को इस तरह का छोटा मोटा झूठ बोलने के लिए कोई कहानी गढ़ने में अधिक समय नहीं लगता था। अतः उसने तुरंत एक कहानी गढ़ ली। उसने रास्ते से मिट्टी उठाकर अपने शरीर पर लगा ली। सिर के बाल बिखेर लिए। फिर वह रोता पीटता घर के आंगन में जा पहुंचा तथा बिना कुछ कहे आपा पीट पीट कर विलाप करने लगा। कितना नेक था मेरा मालिक! या अल्लाह, तूने मेरे मालिक को इतनी जल्दी क्यों उठा लिया? अच्छा होता कि मालिक के बदले तू मुझे उठा लेता। अब मेरा क्या होगा? इतना कहकर वह और जोर जोर से छाती पीटने लगा। काफूर के रोने की आवाज सुनकर व्यापारी की पत्नी घबरा गई। वह भागती हुई बाहर आई। उसे देखते ही काफूर ने रोते रोते कहा, मालकिन गजब हो गया। मालिक रंग महल में मेहमानों के साथ बैठे हुए थे। एकाएक पीछे की दीवार उन पर गिर पड़ी। मालिक और सभी मेहमान उसके नीचे दब कर मर गए। हाय मालिक! यह सुनकर मालकिन दहाड़े मार मार कर रोने लगी। बात पता चलने पर उसकी दोनों बेटियां और पड़ोसी भी रुदन में शामिल हो गए। घर के दूसरे नौकर भी मालिक की मौत की खबर सुनकर रोने लगे। देखने ही देखते पूरे घर में कोहराम मच गया।
पड़ोसियों ने सेठानी को सांत्वना देने की बहुत कोशिश की, पर उसने शांत होने का नाम नहीं लिया। उसका रुदन बढ़ता ही गया। रुदन विलाप करते उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। तभी उसकी नजर रोते हुए काफूर पर पड़ी तो अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, काफूर खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जब मालिक ही नहीं रहे तो यह वैभव अब किस काम का? इस सब को तू मिट्टी में मिला दे। मालकिन के हुक्म की तामील करना गुलाम का फर्ज है। यही सोचकर काफूर ने तुरंत इतीदा उठाया और घर की एक एक चीज को तोड़फोड़ कर रख दिया। मकान के दरवाजे, खिड़कियों, मेज, कुर्सियां, पलंग, अलमारी, बर्तन सब कुछ चकनाचूर हो गए। तत्पश्चात मालकिन अपनी दोनों बेटियों, पड़ोसियों व नौकर चाकरों के साथ रोती पीटती रंग महल की ओर चल पड़ी। मालकिन और पड़ोसियों के रंग महल पहुंचने के पहले ही काफूर जल्दी जल्दी रंग महल जा पहुंचा। उस समय व्यापारी मेहमानों के साथ भोजन करने बैठा ही था कि काफूर उसके पास जाकर छाती पीटते हुए रोने लगा। व्यापारी उसको इस हरकत पर बुरी तरह घबरा गया और तत्काल उसने पूछा, काफूर क्या हुआ? तू इस तरह फूट फूट कर रो क्यों रहा है? काफूर ने सिसकते हुए जवाब दिया, मालिक क्या बताऊं? गजब हो गया। मालकिन दीवान खाने में झूले पर बैठी हुई पान चबा रही थीं। एकाएक दीवान खाने की दीवार उनके ऊपर गिर पड़ी। मालकिन दीवार के नीचे दबकर मर गईं। आपकी दोनों बेटियां वहीं अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थीं। वे सब भी दीवार के नीचे दब गए। गजब हो गया मालिक। काफूर विलाप करने लगा, हाय अब मैं क्या करूं? खुदा, तूने मेरी दयालु मालकिन को इतनी जल्दी क्यों उठा लिया? व्यापारी परोसी हुई थाली छोड़कर उठ गया। वह शोक से विह्वल हो उठा और जो भी चीज सामने पड़ी सबको तोड़ने फोड़ने लगा। रंग महल की कोई भी वस्तु साबुत नहीं बची। मेहमानों ने किसी तरह व्यापारी को संभाला। वे सब रोते बिलखते घर की ओर चल पड़े। अभी वे लोग कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें सामने से सेठानी और पास पड़ोस के लोग उधर से आते हुए दिखाई दिए। दोनों तरफ की भीड़ एक दूसरे के करीब आ गई। जब व्यापारी ने सेठानी को और सेठानी ने व्यापारी को देखा तो दोनों डर के मारे कांपने लगे। भागो भागो, यह तो सेठानी का भूत है, व्यापारी चिल्लाया। बचाओ बचाओ, यह तो सेठ जी का भूत है, सेठानी बोली। इसके बाद व्यापारी और सेठानी डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़े। व्यापारी और सेठानी के साथ आए लोगों ने उन दोनों के चेहरों पर पानी छिड़का, तब कहीं जाकर उन दोनों को होश आया। व्यापारी और उसकी पत्नी ने जब एक दूसरे से बातचीत की तब उन्हें मालूम हुआ कि यह सब काफूर की करतूत है। उन्होंने काफूर के इस झूठ के कारण हुए नुकसान और तोड़फोड़ के बारे में भी एक दूसरे को बताया। व्यापारी और सेठानी को काफूर पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने काफूर को डांटते हुए कहा, तूने यह घिनौनी हरकत क्यों की? आखिर तुझे इस करतूत से क्या हासिल हुआ? काफूर बोला, मालिक मैंने जो कुछ किया है अपने सिद्धांत के अनुसार ही किया है। आपको याद होगा मैंने आपसे 6 महीने में एक बार एक छोटा झूठ बोलने की बात की थी। आज मुझे आपके यहाँ गुलामी करते हुए 6 महीने पूरे हो रहे थे। इसलिए मुझे आज एक छोटा झूठ बोलना ही पड़ा। मैंने तो केवल छोटा सा झूठ बोला था, लेकिन मालकिन ने आदेश दिया
तो मुझे मजबूर होकर घर का सारा सामान तोड़ना पड़ा। क्या करता, मालकिन के हुक्म का पालन करना मेरा धर्म था। व्यापारी गुस्से से बोला, नालायक, तोड़फोड़ करने से पहले तूने नुकसान के बारे में तो विचार कर लिया होता। तूने हमारा लाखों रुपए का नुकसान कर डाला और ऊपर से जबान लड़ा रहा है। मालिक, आपका भी तो सिद्धांत है, जीते जागते इंसानों को गुलाम बनाकर रखना। आप एक निर्दोष एवं वफादार आदमी को जानवर की तरह जंजीरों में बांध कर रखते हैं। उसे जानवरों की तरह खरीदते और बेचते हैं। आप उस पर कोड़े बरसा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप गुलामों की हत्या भी कर सकते हैं। जीते जागते इंसानों की पूरी जिंदगी इस प्रकार की गुलामी में ही बीत जाती है। इस अन्याय की तुलना में तो मेरी छोटी सी गलती कुछ भी नहीं है। काफूर की बातें सुनकर व्यापारी के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, इस गुलाम का छोटा सा झूठ यदि इतना भयानक है तो बड़ा झूठ कितना विनाशकारी होगा। उसने काफूर से कहा, अब मुझे तुम्हारे जैसे गुलाम की जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, ऐसा कैसे हो सकता है? काफूर ने जवाब दिया, आपने तो 12 महीने के लिए मुझे खरीदा है। दलाल की बही में यह शर्त दर्ज है। 12 महीने के पहले आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं, मालिक? व्यापारी और काफूर का यह विवाद सुल्तान हारून रशीद के पास पहुंचा। उसने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद काफूर को गुलामी से आजाद करने का आदेश दिया। इस प्रकार अपनी सूझबूझ से काफूर हमेशा हमेशा के लिए गुलामी से मुक्त हो गया। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, बुलाखी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाखी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर में बुलाखीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी नगरी की यात्रा करके वापसी के तीसरे चरण में गंगाराम पटेल और बुलाखी नाई एक नए नगर में आकर ठहरे। वहां बुलाखीराम नाई ने जो अजूबा देखा उसका विवरण इस प्रकार है। बाजार में बुलाखी ने देखा कि राजा के सैनिक एक सुंदर स्त्री को उसके हाथ और पांवों में हथकड़ी बेड़ी डालकर घसीटे ले जा रहे थे। कैदी स्त्री के गले में किसी मनुष्य का कटा हुआ सिर लटका हुआ था। रात को सोते समय जब बुलाखीराम ने उस दृश्य का रहस्य गंगाराम पटेल से पूछा तो उन्होंने इस रहस्य का उद्घाटन किया। पटेल ने उसे बताया, बुलाखीराम, ध्यान से सुन। यहाँ एक नगर है जिसका नाम है शमीपुर। उस नगर में एक परिवार रहता था। परिवार की मुखिया एक वृद्धा स्त्री थी। वृद्धा के उस परिवार में वह स्वयं, उसका एक बेटा, बेटे की पत्नी और उसकी बहन थी। वृद्धा के बेटे का नाम था उत्तम कुमार और बेटी का नाम शीला। शीला का विवाह इसी नगर के एक नौजवान के साथ हुआ था और वह अपने पति के साथ आनंदपूर्वक रहती थी। उधर उत्तम कुमार अपनी माता और अपनी पत्नी के साथ मेहनत मजदूरी करके किसी प्रकार अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था। बुलाखी
समय बड़ा बलवान होता है। कुछ दिन बाद उत्तम कुमार के ग्रह खोटे हो गए। उस शहर में उसे रोजी रोटी मिलनी बंद हो गई। जब भोजन के लाले पड़ने लगे तो एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, अब इस शहर में तो मुझे कोई मेहनत मजदूरी का काम भी नहीं मिल रहा। बता, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? क्या किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं? माँ कहने लगी, बेटा, किसी दूसरे शहर में जाने की क्या आवश्यकता है, यहीं रहकर कोई और काम खोज ले। मेहनत मजदूरी का काम नहीं मिलता तो कोई छोटा मोटा व्यापार कर ले। मैंने ऐसे ही किसी बुरे वक्त के लिए कुछ धन तुझसे छिपा कर रखा हुआ है, तू वह पैसे ले ले और अपना कोई धंधा कर ले। माँ, तब फिर अपना जोड़ा हुआ पैसा मुझे दे दो। मैं किसी दूसरे शहर में जाकर उन पैसों से कोई धंधा कर लूंगा। ईश्वर की कृपा हुई और धंधा चल पड़ा तो जल्दी ही खूब सारा पैसा कमाकर लौट आऊंगा, फिर हम मिलकर चैन से जिंदगी व्यतीत करेंगे। ठीक है बेटा, यदि तेरा ऐसा ही आग्रह है तो ले, यह पैसे ले जा और इससे कोई काम धंधा कर लेना, कहकर उसकी वृद्ध माता ने अपने जमा किए रुपए उसे दे दिए। उत्तम कुमार फिर अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहा, देखो शांता, मैं परदेश में जीविका उपार्जन करने के लिए जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस लौटकर आऊं, तुम मेरी बूढ़ी माँ की भली प्रकार सेवा करती रहना। ध्यान रखना, उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। उसकी पत्नी यह सुनकर उससे आग्रह करने लगी कि वह उसे भी अपने साथ ले चले। एक से दो भले होते हैं। वह भी उसके काम धंधे में उसकी मदद कर दिया करेगी, लेकिन उत्तम कुमार ने उसके इस अनुरोध को नहीं माना और अपनी पत्नी को किसी तरह समझा बुझाकर परदेश को चला गया। बुलाखी। अपनी माँ के द्वारा दिए हुए रुपयों से उसने एक नगर में जाकर कुछ धंधा करने का विचार किया, किंतु उस धंधे के लिए वह रुपया काफी नहीं था। अतः उसने धंधे का विचार त्यागा और किसी नौकरी की खोज शुरू कर दी। शीघ्र ही एक हीरे जवाहरात के व्यापारी ने उसे अपनी सेवा में रख लिया। उत्तम कुमार मेहनती तो था ही, शीघ्र ही उसने अपनी सेवा से व्यापारी को प्रसन्न कर लिया। इससे व्यापारी ने उसे अपनी दुकान में ही रात को सो जाने की आज्ञा दे दी। तब किराए के जिस मकान में उत्तम कुमार रहता था, उससे उत्तम ने अपना सामान समेटा और व्यापारी की दुकान में आकर रहने लगा। संयोग की बात कि एक दिन रात के समय दुकान में 8 चोर नकब लगाकर अंदर घुस आए और व्यापारी की दुकान से लाखों रुपयों का माल ले उड़े। उत्तम कुमार ने उन चोरों को चोरी करते देख लिया था, लेकिन वह जानबूझकर कुछ न बोला। उसने सोचा कि ये चोर संख्या में 8 हैं, इस वक्त अगर मैंने इन्हें ललकारा और इनका मुकाबला किया तो ये मुझ पर काबू करके मेरा गला रेत जाएंगे। बेहतर यह है कि इस समय मैं चुपचाप लेटा रहूं और जब यह चोर चोरी करके जाने लगे तो इनका पीछा करके इनके ठिकाने का पता लगा लूं। बाद में सेठ जी को जाकर इनके ठिकाने का पता बता दूंगा। ऐसा विचार करके जब दुकान में चोरी करके चोर बाहर निकले तो वह उन चोरों के पीछे लग गया। चोर नगर से दूर एक जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने बरगद के एक वृक्ष के नीचे बहुत गहरा गड्ढा खोदा और चोरी का सारा माल उस गड्ढे में गाड़कर ऊपर से भूमि को एकसार करके चले गए। उत्तम कुमार भी उस जगह को देखकर चला आया और दुकान पर आकर सो गया। सुबह जब दुकान में चोरी का पता चला तो व्यापारों के हाथ पांव फूल गए।
हिसाब लगाया गया तो पता चला कि चोर 10 लाख रुपए से भी ज्यादा के माल पर हाथ साफ कर गए थे। उस माल पर व्यापारी ने राजा को कर भी नहीं चुकाया था, अतः वह पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज न करा सका। रिपोर्ट दर्ज कराता तो कर चोरी के आरोप में राजा उसे दंडित करता, अतः वह रो पीट कर अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ खामोश रह गया। उत्तम कुमार अपने मालिक की हालत देख रहा था। वह उसके पास पहुंचा और कहा, सेठ जी, माल चले जाने का अफसोस मत कीजिए, वह माल फिर से आपको मिल जाएगा। सेठ चौंका, वह भला कैसे? उसने पूछा। उत्तम कुमार बोला, मैंने उस स्थान को देख लिया है जहां वे उस माल को छिपाकर रख गए हैं। तब तो भाई तुम मुझे उस जगह पर ले चलो। माल बरामद हो गया तो मैं तुम्हें पुरस्कारों से लाद दूंगा। व्यापारी व्यग्रता से बोला। हाँ हाँ, जरूर ले चलूंगा सेठ जी।